हमने बहुत सारे स्क्रीनर बेस्ड वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे हमने फंडामेंटल फैक्टर्स को कंसीडर किया है और उन फंडामेंटल फैक्टर्स के बेसिस पे हमने एक स्टॉक्स की लिस्ट निकाली है। रिसेंटली हमने बहुत सारे वीडियोस में स्टॉक की लिस्ट को बैक टेस्ट करके भी देखा कि अगर आपने वही सेम फंडामेंटल फैक्टर्स पे आज से 3 साल पहले 5 साल पहले अगर स्टॉक्स निकाले होते और उन्होंने इन्वेस्ट किया होता तो आपको क्या रिटर्न रहा होता। तो जब हम लोग ने वो किया तो हम लोग ये देख पाया कि काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमको हमारे पोर्टफोलियो में मिल पाया। नाउ वहीं से हमको एक आइडिया आया कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग हमारी कंट्री में होती है। अगर आप एनएसई की वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको वहाँ दिखेगा कि निफ्टी 500 में से क्वालिटी 50 स्टॉक्स निकलते हैं, निफ्टी 50 में से 30 मोमेंटम के निकलते हैं, निफ्टी 500 में से 30 मोमेंटम के निकलते हैं। अलग-अलग फैक्टर्स को यूज़ करके वो बनते हैं और उसमें अगर आप उनकी फैक्ट शीट ओपन करोगे, उनके फंड्स को देखोगे, तो जो उनका आउट परफॉर्मेंस है विज़-विज़ द बेंचमार्क, व्हेन आई से द बेंचमार्क इज़ निफ्टी 50 या निफ्टी 500। आप देखोगे आउट परफॉर्मेंस लेवल पे भी 3 साल, 5 साल में उन्होंने 10-10, 12-12% से केवल आउट परफॉर्म किया है। मैं रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आउट परफॉर्म की बात कर रहा हूँ कि अगर निफ्टी 50 पिछले 4-5 साल में अगर आपको 14-15% का रिटर्न दिया है, तो वो 25-30% का रिटर्न दिया है। तो इस तरह का आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है हमको कोई-कोई फैक्टर्स में। ऑलराइट, मोमेंटम का फैक्टर हो, वैल्यू का हो, क्वालिटी का हो, ग्रोथ का हो, इन अलग-अलग फैक्टर्स में कुछ ना कुछ ऐसी खूबियाँ रहती है, जिनकी वजह से हमको वो आउट परफॉर्मेंस दिख पाता है। ऑलराइट, तो मैंने क्या सोचा कि क्या हम कोई ऐसा रैंकिंग का तरीका बना सकते हैं जहाँ पे हम हमारे फैक्टर्स लेके हमारा जो यूनिवर्स है स्टॉक्स का, से फॉर एग्जांपल निफ्टी 500 का जो यूनिवर्स है, उसको हम रैंक कर सके कि भाई अगर मुझे क्वालिटी के फैक्टर्स डालने हैं और क्वालिटी के फैक्टर्स डालने के बाद जो निफ्टी 500 के स्टॉक्स है वो कौन से उस पैरामीटर के बेसिस पे कैसे रैंक हो रहे हैं, क्या मैं वो देख सकता हूँ, एक स्कोर अटैच कर सकता हूँ उसको और फिर एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकता हूँ या नहीं। तो उसके लिए मैंने एक एक्टिविटी की है। अगेन मैंने वो सेम एक्टिविटी की जहाँ पे मैंने बैक टेस्ट भी किया। आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे वो बैक टेस्टेड रिजल्ट्स पिछले 3 साल का है, 2022 से लेके आज तक का। आप देख पा रहे हो कि रिटर्न का जो आउट परफॉर्मेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा है। 1 करोड़ रुपए 2022 अक्टूबर में डले होते पोर्टफोलियो में और बेंचमार्क में, तो बेंचमार्क उसको 1 करोड़ 50 लाख करता और यहाँ पे वो हो रहे 2 करोड़ 23 लाख। ऑलराइट, आउट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 149% बेंचमार्क में टोटल रिटर्न आया है, वहीं पोर्टफोलियो में 123% आया है, व्हिच इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। ऑलराइट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये होता कैसे है, क्या पीछे इसकी चीजें चल रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी को वॉक थ्रू कराऊंगा। ऑलराइट, और बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने फैक्टर्स सिलेक्ट किए। ऑलराइट, सो मैं फैक्टर्स पे आता हूँ। यहाँ पे फैक्टर्स में आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में बहुत सारे फैक्टर्स की लिस्ट है। वैल्यू की लिस्ट है, मोमेंटम की लिस्ट है, क्वालिटी की लिस्ट है, ग्रोथ की लिस्ट है, परफॉर्मेंस की है, रिस्क की है, फाइनेंशियल हेल्थ की है, सो एंड सो फोर्थ। मैंने इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्वालिटी और वैल्यू पे फोकस किया है। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे 10 अलग-अलग फैक्टर्स मैंने लिए हुए हैं। ऑलराइट, और उन 10 फैक्टर को 10% वेट दिया हुआ है। अब आप चाहो तो अलग-अलग वेट दे सकते हो। अगर आपके लिए क्वालिटी के फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप क्वालिटी के फैक्टर्स को ज़्यादा वेट दे सकते हो। अगर आपके लिए वैल्यू के फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वैल्यू के फैक्टर्स को ज़्यादा वेट दे सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से उसको कस्टमाइज़ करना है। मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इक्वल वेट दिया है। ऑलराइट, सो एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मैंने वैल्यू के फैक्टर्स कंसीडर किए, तो मैं वैल्यू के टैब पे आया। वैल्यू के टैब पे मैंने 3 से 4 अलग-अलग रेशियोज़ यूज़ किए हैं। बाय द वे ये प्लेटफ़ॉर्म जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो शार्पली का प्लेटफ़ॉर्म है। ऑलराइट, रिसेंटली मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना स्टार्ट किया है और मेरे को जो-जो चीज़ें चाहिए, उससे ज़्यादा ही है इस प्लेटफ़ॉर्म पे। ऑलराइट, जो-जो चीज़ें मैंने सोची थी अगर मेरे एनालिसिस में ये चीज़ भी मुझे मिल जाती, तो वो पर्टिकुलर चीज़ मुझे यहाँ बहुत ईज़िली मिल रही है। सो इट्स बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर मी। फॉर आवर यूज़र्स हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करके रखा है कि अगर आपको खुद को अपने एनालिसिस करने के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। तो आप जाके चेक कर सकते हैं। कमिंग बैक, मैंने यहाँ पे 4 अलग-अलग वैल्यू फैक्टर्स कंसीडर किए हैं। पहला है केप 3, सेकंड इज़ पेग रेशियो टीटीएम, थर्ड इज़ अर्निंग यील्ड 3 ईयर ईपीएस एवरेज एंड द फोर्थ वन इज़ एफसीएफए यील्ड। एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। मैं क्यों ये फैक्टर्स को लेता हूँ और उसका मीनिंग समझाता हूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो का ये मीनिंग नहीं है कि मैं आपको एक फैक्टर के बेस का एक पोर्टफोलियो बता दूँ, आप भी उस फैक्टर बेस्ड पोर्टफोलियो को रन कर लो और एक स्टॉक की लिस्ट निकाल लो और फिर केवल इन्वेस्ट कर लो। इन्वेस्ट तो मुझे कराना ही नहीं है। प्योर डिस्क्लेमर है कि मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ना सीखें, ना कि डायरेक्टली मेरे कही हुई बातों पे इन्वेस्ट करें। आपको उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को रीच आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, साथ ही साथ हम जब ऐसे फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम लोग समझ भी जाते हैं कि भाई पेग रेशियो का मीनिंग क्या होता है, एफसीएफए यील्ड का मीनिंग क्या होता है, अर्निंग यील्ड का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं आपके लिए केवल एक स्टैंडअलोन वीडियो बनाता जहाँ पे मैं एफसीएफए डिस्कस करता, आप में से कोई नहीं देखता उसको। बट जब हम इसके साथ मिक्स करके ये चीज़ समझते हैं, तो हमें समझ भी बेटर आता है और साथ ही साथ हमारा भी फ़ायदा हो जाता है कि आपको पूरा अच्छे से देख लेते हैं। सो कमिंग बैक,
केप रेशो, ऑलराइट, केप इज सिक्लिकली एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग्स रेशो 3 इयर्स। बहुत बार क्या होता है, बिजनेस साइकिल्स एक रेंज में मूव करते हैं, ऑलराइट, एक साइकिल की तरह मूव करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो कभी कभी आप जब बिजनेस साइकिल के टॉप पे कोई कंपनी देखते हो और वहां पे उसका पी रेशो देखते हो तो आपको एक अलग सिनेरियो दिखता है, जब उसके बॉटम पे देखते हो तो आपको अलग सिनेरियो दिखता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पूरा 3 साल का साइकिल कम से कम ले और उसके हिसाब से हम पी रेशो देखें। तो ये रेशो क्या करता है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है, ऑलराइट, सिक्लिकली एडजस्टेड पी, तो सिक्लिकली पहला जो टर्म है वो उससे एड्रेस हो गया, एडजस्टेड इज फॉर योर इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन का एडजस्ट हो गया कि ईपीएस का जो भी आया है पिछले 3 साल में उसको इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर ले और फिर पी रेशो निकालता है, ऑलराइट। सो आपको पूरे मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, बट ये काम ये करके दे देता है अपने लिए और उसके बेसिस पे हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये केप 5 ईयर्स का भी है, केप 3 ईयर्स का भी है, आप चाहो तो दोनों में से कोई भी इंटरचेंजेबली सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे जनरली लगता है कि बिजनेस साइकिल्स का जो टोटल टेन्योर है वो धीरे धीरे बहुत फास्ट हो गया है। 3 साल में पूरी बिजनेस साइकिल खत्म हो जाती है, नीचे जाके वापस ऊपर आके वापस नीचे आ जाती है, और वो थोड़ा सा फास्ट हो गया, तो इसलिए मैंने 3 साल का लिया। ऑलराइट, तो दैट इज माय फर्स्ट क्राइटेरिया। ऑब्वियसली जब वो मैं लेता हूँ तो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ क्या हायर द बेटर है या लोअर द बेटर है। ऑब्वियसली पी मल्टीपल है, पेग रेशियो है, ये सब लोअर द बेटर होता है। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और वेट 10% दे दिया है। सेकेंड जो मैंने लिया है वो पेग रेशियो लिया है। ये मैंने हमारे पुराने एक वीडियो में भी डिस्कस किया था जिसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वहां पे हमने डिस्कस किया था कि पेग रेशियो पी और ग्रोथ दोनों को कंबाइन कर लेता है और सिर्फ पी को स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं देखता है, बट ये भी देखता है कि क्या उस कंपनी में ग्रोथ है या नहीं है। तो अगर किसी का पी 100 का है बट ग्रोथ भी 100% की है, विच इज अ गुड बाय, ऑलराइट, तो ये वो चीजें बताता है। तो पेग रेशियो मैंने लिया हुआ है। अगेन द सेम थिंग हियर, लोअर द बेटर, पेग रेशियो यहाँ पे आपको दिख पा रहा है, लोअर द बेटर पे मैंने क्लिक किया हुआ है। देन आई हैव टेकन 2 यील्ड पैरामीटर्स, वन इज अर्निंग यील्ड 3 ईयर एवरेज ईपीएस एंड सेकंड इज एफसीएफए यील्ड। सो अर्निंग यील्ड में क्या लिया मैंने कि क्या प्राइस आप पे कर रहे हो और सामने सामने आपको क्या ईपीएस मिल रहा है। ऑलराइट, अगर आप 100 रुपये पे कर रहे हो आपको 5 रुपए का ईपीएस मिल रहा है, तो दैट इज 5% अर्निंग यील्ड। तो गोज विदाउट सेइंग जितना बड़ा नंबर ये होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो ईपीएस होता है वो आपका हक होता है एज अ शेयर ओनर, एज अ ओनर ऑफ द कंपनी। अर्निंग पर शेयर आपके पर शेयर का हक होता है। तो अगर आपने 150 रुपया डाला है एक शेयर लेने के लिए, तो उस एक शेयर पे कितना अर्निंग्स आ रहा है वो आप देख रहे हो। तो वो चाहे 75 रुपये आ जाए तो आपका 75/150 50% का आपका यील्ड हो गया, विच इज ट्रेमेंडस, 2 साल में पैसा वापस। ऑलराइट, तो वो चीजें हमको यहाँ पे ये बता रहा है। अगेन मैंने 3 ईयर का एवरेज लिया बिकॉज ऑफ द साइकिल, बट यू कैन टेक 5 ईयर्स, इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर यूर लुकिंग एट, और आप कैसी साइकिल देख रहे हो। एंड द सेकेंड थिंग दैट आई हैव टेकन वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप लोग बहुत बार देखते होंगे कि मैं कैश फ्लो की बहुत बात करता हूँ, पीएनएल से ज्यादा इंपॉर्टेंस कैश फ्लो को देता हूँ। तो उसको कंसिडर करते हुए मैंने एक एफसीएफएफ यील्ड लिया है, दैट इज फ्री कैश फ्लो टू फर्म। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो आया कंपनी के पास उसमें से जो भी मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस है, ऑलराइट, वर्किंग कैपिटल का एक्सपेंस है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स का एक्सपेंस है, उसको माइनस करके जो बचता है उसको उसको कंसिडर किया है विज़िवी द प्राइस। ऑलराइट, तो यहाँ पे द आइडिया इज कि भाई बिजनेस में जो भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो आया उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी जाती है वर्किंग कैपिटल के लिए और फिक्स्ड एसेट्स के लिए। वो तो चली गई, उसके बाद जो पैसा बचा उस पे यील्ड क्या है वो यहाँ पे कंसिडर हुई है। क्यों वो दोनों पैसा चला गया और उसके बाद का हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स को भी मिलने से पहले या फिर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने से पहले वो पैसा कहाँ एलोकेट होना चाहिए, बिजनेस में वापस होना चाहिए। अगर बिजनेस में वापस हो रहा है तो चीजें सब सही है, तो वो चीज यहाँ पे माइनस हो जाती है। उसके बाद जो कैश फ्लो बचता है वो आपका एफसीएफएफ होता है और यहाँ पे हमने उसका यील्ड लिया हुआ है। तो यील्ड के मामले में तो भाई हम एकदम क्लियर है, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा नंबर अच्छा होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि एफसीएफएफ यील्ड में हमने लिखा हुआ है हायर द बेटर, अर्निंग्स यील्ड में भी हमने लिखा हुआ है हायर द बेटर। गोज विदाउट सेइंग, एकदम प्लेन एंड सिंपल है ये कि जितना ज्यादा यील्ड होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, जितना कम वैल्यूएशन होगा जो हमने केप और पेक से कम लिया है उतना अच्छा होगा। अब बात आती है मेरे दूसरे फैक्टर की, क्योंकि मैंने दो कंबाइन करके बनाया है, मैंने क्वालिटी भी लिया है, मैंने वैल्यू भी लिया है। तो वैल्यू मैंने डिस्कस कर लिया, अब क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी के केस में आप देख पा रहे हैं सबसे पहले क्वालिटी में हमारे पास 3 ऑप्शंस है, क्वालिटी मार्जिन के बेसिस पे, क्वालिटी प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे और क्वालिटी अदर्स के बेसिस पे। ऑलराइट, अब क्वालिटी जब मार्जिन के बेसिस पे बात करते हैं तो हम पीएनएल की बात कर रहे हैं। पीएनएल में हमारे पास ऑपरेटिंग मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ऑलराइट, ये सारी चीजें है। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो सारे मैट्रिक्स अवेलेबल है, आपको क्वार्टरली भी दिख जाएगा, फाइनेंशियल ईयर वाइज भी दिख जाएगा, टीटीएम भी दिख जाएगा, दैट इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स। आपको 3 साल का एवरेज भी मिल जाएगा, 5 साल का भी मिल जाएगा। तो आपकी मर्जी आपको कहाँ जाना है, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म थोड़ा बढ़िया लगता है क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती है। तो मैंने क्या किया है, मैंने रिसेंट फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन लिया है और साथ ही साथ पिछले 3 साल का अगेन
ऑपरेटिंग मार्जिन दैट इज EBITDA मार्जिन को सब्स्टिट्यूट लेके लिया हुआ है 3 साल के एवरेज पे, और पैट मार्जिन लिया हुआ है। ऑलराइट, ये चारों नंबर्स क्या होने चाहिए? हायर द बेटर। चारों नंबर क्या होने चाहिए? हायर द बेटर होने चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी वो चीज करी गई है, सब में चारों में हायर द बेटर को मार्क कर दिया गया है। वेरी सिंपल। ऑलराइट, तो अभी तक हमने 8 फैक्टर्स कंसिडर कर लिए हैं, 4 वैल्यू के किए जिसमें से 2 प्योर वैल्यूएशन थे और 2 वैल्यूएशन यील्ड्स थे। 4 हमने मार्जिन्स के किए हैं, जिसमें से 2 सिंगल ईयर मार्जिन्स थे और 2 हमारे 3 ईयर मार्जिन्स थे। ऑलराइट, नाउ विल कम टू प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी में आपका बैलेंस शीट से कोई आइटम आता है, कोई पीएनएल से आता है। फॉर एग्जांपल जब हम आरओई की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी होता है। तो नेट प्रॉफिट कहां से आता है? पीएनएल से आता है। इक्विटी की वैल्यू कहां से आती है? बैलेंस शीट से आती है। तो ये दोनों वैल्यू जब एक रेशियो में मिलते हैं तो आपको आरओई मिलता है। ऑलराइट, तो एक बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का, जब भी मार्जिन की बात हो तो मार्जिन पूरा पीएनएल में से मिल जाता है। ऑलराइट, मार्जिन का रेशियो हमको पीएनएल से मिल जाता है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, EBITDA अपॉन सेल्स आपको पूरा पीएनएल से मिल जाएगा। जैसे ही आपके रिटर्न्स वाले रेशियोज की बात हो, ऑलराइट, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो आपको एक आइटम बैलेंस शीट से मिलेगा, एक आइटम आपको पीएनएल से मिलेगा। ये बैलेंस शीट के ऊपर हमने अनिल लांबा सर के साथ एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट किया था, जिसके बारे में आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है वो। बहुत ही लोगों को अच्छा भी लगा था, क्योंकि अनिल सर का अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग बैलेंस शीट एंड पीएनएल बहुत ही अच्छा है। तो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। कमिंग बैक, इसमें मैंने कंसिडर किया है आरओसी एंड आरओई। आरओई का मीनिंग क्या हो गया कि जो मैं शेयर होल्डर हूं, ऑलराइट, इक्विटी शेयर होल्डर हूं, मेरा जो पैसा डला हुआ है ऑलराइट बुक्स में, उसमें मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ। ऑलराइट, उस पे क्या मैं 15% कमा रहा हूँ, 20 कमा रहा हूँ, 25 कमा रहा हूँ, 30 कमा रहा हूँ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इक्विटी के प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए। अगर एक कंपनी है जिसका आरओई बहुत साउंड है, बहुत अच्छा है, ऑलराइट, देन आपका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ता ही जाएगा। आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। अगर नेट प्रॉफिट 50 रुपए का आ रहा है और आपने जो आपका जो बुक्स में इक्विटी पड़ा है वो 150 रुपए का है, तो 50 डिवाइड बाई 150, 1/3 होता है, 33% के आसपास मिल रहा है, विच इज गुड। 3 साल में पैसा वापस, राइट, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आप बताइए मुझे कितने बिजनेसेस है ऐसे इंडिया में या वर्ल्ड में जो आपको 2 या 3 साल में पैसा वापस कर रहे हैं? हार्डली आप फिंगर्स पे काउंट भी नहीं कर पाओगे। अगर काउंट कर पा रहे हो तो अनसर्टेनिटी के साथ ही कर पाओगे। तो आरओई हमेशा हम देख रहे हैं कि भाई जितना ज्यादा बड़ा हो उतना ज्यादा अच्छा है। वैसे ही बात आती है आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आरओई में तो केवल इक्विटी वालों की बात हो गई। जब हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों लोग आ जाते हैं। कैपिटल एम्प्लॉय कौन कौन करता है कंपनी के अंदर? एक तो जो ओनर्स होते हैं वो करते हैं, प्रमोटर्स करते हैं। दूसरा कौन करता है? डेट ओनर्स करते हैं, जो लोन पे पैसा देते हैं कंपनी को। और कैपिटल तो उनका भी लगा हुआ है, हालांकि वो रिटर्न में फिक्स अमाउंट ले रहे हैं, बट कैपिटल तो लगा है उनका। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कि इक्विटी वालों के पैसे और डेट वालों के पैसे पे कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन रहा है, तो वो आपका हो जाता है आरओसी। दोनों नंबर भाई जितने बड़े हो उतना ज्यादा अच्छा है। ऑलराइट, जनरली हम बैंकिंग ये सारे स्टॉक्स में आरओई को ज्यादा देखते हैं, हम आरओसी को बाकी मैन्युफैक्चरिंग ये सब बिजनेसेस में देखते हैं। तो मैंने दोनों अप्लाई किया है ताकि हमको एक अच्छा वो मिल जाए कि कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी अच्छा रिटर्न बन रहा है और नॉर्मल मेरे इक्विटी पे भी अच्छा रिटर्न बन रहा है, ताकि हमारे को अच्छे आंसर्स मिले। ध्यान रहे इससे मोटा मोटी आपको जो स्टॉक्स मिलेंगे वो मोस्टली नॉन बैंकिंग स्टॉक्स होंगे, क्योंकि हमने बैंकिंग के इतने फिल्टर्स नहीं कंसिडर किए। बट यस, ये एक ब्रॉडर आइडिया है जो हमको समझ में आ रहा है। तो हमने अब तक 10 के 10 पैरामीटर डिस्कस कर लिए, 4 वैल्यू के, 4 क्वालिटी इन मार्जिन टर्म्स, 4 एंड रेस्ट 2 क्वालिटी इन प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स। ऑलराइट, आई कैन रन दिस मॉडल, इट्स ऑलरेडी रनिंग। ऑलराइट, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा यूनिवर्स है 500 स्टॉक्स का। मेरे को 20 स्टॉक का ही पोर्टफोलियो बनाना है, ये आप चेंज कर सकते हैं 30 40 जो आप चाहो। मेरे को 20 का बनाना है। 20 इज अ गुड नंबर। अगर आपने मार्कोविट्स की एफिशिएंट थ्योरी पढ़ी होगी तो उसने बोला होगा 14 से 15 स्टॉक अच्छे नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं फॉर डाइवर्सिफिकेशन। आप 20 के ऊपर जाने लगते हो तो यू आर ओवर डाइवर्सिफाइंग। तो इसलिए मैंने 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया है, विच इज अ गुड नंबर। ऑलराइट, यू कैन सी द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हियर। ऑलरेडी ये लिस्ट आपको पूरी की पूरी लिस्ट है जो आपको दिख रही है, आपके सारे नंबर्स दिख रहे हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, एग्रीगेटेड स्कोर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। पेग रेशियो में हिंदुस्तान जिंक को 71.3 का स्कोर मिला है, केप 3 में 80.1 का मिला है, एफसीएफए फील्ड में 89 का मिला है एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन में 89.8 का मिला है। तो ये जो स्कोर मिला है इसका सबका 10% लिया जाएगा और फिर एक एग्रीगेटेड स्कोर बनेगा। ऑलराइट, वैसे ही गोज फॉर अदर कंपनीज एज वेल। इस तरीके से पूरे पूरे एग्रीगेटेड स्कोर सबके बन जाते हैं। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो, जो मैंने आपको चार्ट में रिजल्ट दिखाया। You can see the difference in terms of benchmark and in terms of your out portfolio out performance. It's huge. Alright. हालांकि मैं कोई गारंटी नहीं कर रहा हूँ कि आप कल को ये सेम रेप्लिकेट कर दोगे तो आपका रिटर्न ऐसा आता ही रहेगा, बट माई पॉइंट हियर इज कि
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग समझे कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम एक अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर आप इस केस में भी आप देखो तो ये पोर्टफोलियो भी इम्पेशेंट लोगों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? अक्टूबर 2022 से जब ये पोर्टफोलियो बना था, उसके बाद मई जून 2023 तक बेंचमार्क ने आउट परफॉर्म किया था इस पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो ने नहीं किया था। पोर्टफोलियो का आउट परफॉर्मेंस ही शुरू हुआ उसके बाद। तो ये बाय एंड होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग सच स्ट्रैटेजीज। अब ऑब्वियसली जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, आप इन सारे ही पोर्टफोलियो में अपनी बैक टेस्टिंग की जो पैरामीटर्स है उसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इनिशियल कैपिटल 1 सीआर रखा हुआ है, आप 10 लाख रख सकते हो, उससे फर्क पड़ेगा नहीं परसेंटेज टर्म्स में, बट यू कैन डू दैट। आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, आप फ्रीक्वेंसी ऑफ रीबैलेंसिंग सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई हर 3 महीने में रैंकिंग चेंज हो रही है तो ऊपर की 20 वापस एलोकेट हो जाए। उस पर्टिकुलर मंथ्स में हर 3 महीने में जब रीबैलेंस हो रहा है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, तो कौन से डे ऑफ मंथ में हो, फर्स्ट को, सेकंड को, फिफ्थ को, 10th को, इट्स अप टू यू। ऑलराइट, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। आप रीबैलेंस कर सकते हो कि किसी 3 महीने में अगर कोई स्टॉक का एलोकेशन आपने 10% किया हुआ है बट वो बढ़ के उसका एलोकेशन ऑटोमेटिकली 13-14% हो गया, तो रीबैलेंस में वापस उसको 10 पे लाया जाएगा। ऑलराइट, सो यू कैन प्ले अराउंड विद दिस थिंग्स एज वेल। यू कैन चेंज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट यू वांट। आपको वेट चेंज करना है तो वो कर सकते हो। ऑलराइट, यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स एंड देन कम टू अ कंक्लूजन कि भाई आपको ये चीजें चाहिए जिसके बेसिस पे आपको बैक टेस्टिंग करना है। थोड़े बैक टेस्टेड रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, टोटल 148 ट्रेड्स लिए गए थे ऑलरेडी 3 साल में, हर 3 महीने में। आप जैसे ही रीबैलेंसिंग की फ्रीक्वेंसी 6 महीने 12 महीने कर दोगे तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे। ऑलराइट, सो दैट वुड बी द केस। विनिंग ट्रेड्स 148 में से 121 थे, विच इज गुड। ऑलराइट, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। इवन दो मान लेते कोई स्टॉक ऐसा जो टॉप 20 में आया हो फिर टॉप 20 से निकल गया हो, लेकिन सिंस इतने सारे विन ट्रेड्स है तो आई एम मोस्ट सर्टेन कि उनमें से काफी स्टॉक्स विनिंग स्टॉक्स रहे होंगे। रेस्ट ऑल आर लूजिंग ट्रेड्स। एवरेज लॉस रेट इज अराउंड 9.3%। विन रेट इज 47.65%, येट देयर इज सो मच ऑफ आउट परफॉर्मेंस। क्योंकि स्टॉक्स के केस में जब चीजें ऊपर जाती है तो वो कितनी भी ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, तो मैक्सिमम जीरो जा सकती है। तो एवरेज विन रेट 50 से कम है, फिर भी पोर्टफोलियो आपका 2.5 गुना हो रहा है। ऑलराइट, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टिंग व्हिच यू विल नॉट फाइंड इट इन ट्रेडिंग और डूइंग एफ&ओ ट्रेड्स। नॉन ब्रोकरेज चार्जेस है हमारे पास, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वो सारी चीजें। ब्रोकरेज जीरो है बिकॉज आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो यहाँ पे मोस्ट केसेस आप जीरो डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही करोगे। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर नंबर्स। देयर इज अ केगर दैट वी कैन सी, और 31% का केगर है, बेंचमार्क का 14.26 का केगर है, ड्रॉडाउन के नंबर्स है, वॉलेटिलिटी का नंबर है। ऑलराइट, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि हम दो फैक्टर्स के बेसिस पे ही पूरा बना रहे हैं। थोड़ा सा बीटा भी ज्यादा है बिकॉज अगेन थोड़ा सा हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं विज़ द बेंचमार्क। 20 स्टॉक आप ले रहे हो, बेंचमार्क में 500 है, तो आपका रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो ही जाएगा। शार्प रेशियो इज वेरी गुड, 1.31, which is a good number to have. Alpha generation, as we could see, ki 13.49 yearly alpha hai, which is tremendous. All right, the best months, worst months, win rate, win number of win days, win months, all those things you have, you can analyze this report download करके अच्छे से। All right, but my point here is कि there are a lot of options जिसके थ्रू आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। आप रैंडम टिप्स पे, रैंडम लोगों के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे इन्वेस्टिंग ना करें। खुद का दिमाग लगाइए, खुद के अच्छे से स्क्रीनर्स बनाइए, उसके बेसिस पे आप स्टॉक्स को रीड करिए एंड देन आप अपने एडवाइसर को कंसल्ट करके फिर इन्वेस्ट करिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका हार्ड एंड मनी है और आपके हार्ड एंड मनी को आपको ऐसे लूज नहीं करना चाहिए। आई एम होपिंग ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो और हमने कैसे एक प्रोडक्ट को यूज करके एक बहुत ही अच्छे तरीके से फैक्टर्स को समझा और उसको यूज करके एक रैंक्ड बेस्ड पोर्टफोलियो बनाया, जिसके थ्रू हम ये समझ पाए कि हाँ, अगर हम अच्छी क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो अपना रिटर्न्स बेंचमार्क से बेटर बन सकता है।